Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and in this video I am going to explain the chapter number 4 from your first flight book of NCERT of class 10. Chapter's name is From the Diary of Anne Frank. So this is an extract from Anne Frank's diary, and let's see what has been given for us in the before you read section. It is pretty long and we have to read this particular part very effectively to understand the whole chapter. So let's start before you read section. So Anneliese married Anne Frank 12 June 1929. So this is being written in her diary. Feb March 1945 was German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. So Anne Frank 12 June 1929 फरवरी से मार्च 1945 तक. सो वो कब तक जिंदा रही? 1929 से 1945 तक. वो कौन थी? शी वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल. वो एक ज्यू थी. हु रोट, जो लिखती थी, वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, अपने परिवार वालों से छिप करके, एंड 4 फ्रेंड्स, और अपने 4 दोस्तों से भी छिप करके, इन एम्स्टरडैम में, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स. कब? जब जर्मन ऑक्यूपेशन नीदरलैंड्स में हो गया था. नीदरलैंड्स में वर्ल्ड वॉर II के दौरान जर्मन लोगों का ऑक्यूपेशन वहाँ पे हुआ था तब. हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडैम, और उसकी परिवार एम्स्टरडैम मूव कर गए थे. कब? आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी, जब नाजियों का शासन या नाजियों का वर्चस्व बढ़ गया जर्मनी में. बट वर ट्रैप्ड, लेकिन वो पकड़े गए या कैद कर लिए गए. व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन, जब नाजियों का जो ऑक्यूपेशन था वो कहाँ तक बढ़ गया? एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स तक उनका जब प्रभाव चला गया तो वो वहाँ पे कैद हुए. एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन, और चूँकि नाजीज क्या करते थे? ज्यूइश पॉपुलेशन के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा परसिक्यूशन करते थे. उनको मारते थे, उनको तड़पाते थे, या उनका संहार कर देते थे, उनको मार डालते थे. और चूँकि उनका ये जो दमनकारी नीति थी ये ज्यूइश लोगों के विरुद्ध बढ़ती गई, इट इंक्रीज्ड. द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942. तो वो पूरा का पूरा परिवार जुलाई 1942 में छिप गया. कहाँ पे? इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. ओटो फ्रैंक्स, उनके पिताजी के ऑफिस बिल्डिंग में वो जा कर के हिडन रूम्स, जो बंकर बने थे, उसमें जा कर के उनका परिवार छुप गया. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और तकरीबन 2 साल उन्होंने छिप के ही बिताया. द ग्रुप वॉज बीट्रेड, और ये जो छिपा हुआ ग्रुप था उनको धोखा मिला. बीट्रेड मीन्स किसी ने इनके लोकेशन को बता दिया. एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ अ सिस्टर. एंड ट्रांसपोर्टेड, जब उनके बारे में बता दिया गया तो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया, जहाँ पे एनी ने अपना दम तोड़ा, या एनी डाइड देयर इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ अ सिस्टर. अपने सिस्टर के साथ कुछ ही दिनों में वो वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप जाने के बाद मर गई. मार्गरेट फ्रैंक, हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, और उनके उस ग्रुप में से सिर्फ उनके पिताजी ही बाहर वहाँ से कैंप से बचकर निकले. रिटर्न टू एम्स्टरडैम, वो एम्स्टरडैम गए. आफ्टर द वॉर एंडेड, युद्ध खत्म होने के बाद. टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, ये पाने के लिए कि उसकी डायरी क्या सेव है या नहीं. कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, और जब उन्होंने पाया कि ये बिल्कुल एक यूनिक रिकॉर्ड है, जो कुछ भी एनी ने उस डायरी में लिखा था. ही टुक एक्शन, उन्होंने एक्शन लिया. टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसे पब्लिश किया जाना चाहिए इंग्लिश में भी. द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944. ये डायरी क्या थी? ये एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर दिया गया प्रेजेंट था, सरप्राइज़ था. और इसमें उसके क्रॉनिकल्स थे, मीन्स सारी घटनाएं उसके जीवन की उसमें लिखी हुई थी.
कब से कब तक की? 12 जून 1942 से लेकर के आखिरी एंट्री जो कि 1 अगस्त 1944 को हुई थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस, और इसे शुरुआती तौर पे इसकी ओरिजिनल डच लैंग्वेज में वो लिखी गई थी। डच बिकॉज शी वॉज इन नेदरलैंड्स, है ना, नेदरलैंड्स में थी वो, तो डच लैंग्वेज से उसे ओरिजिनली कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और ये बहुत ही ज़्यादा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बनी। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपरा बेस्ड ऑन द डायरी। यहाँ तक कि इस डायरी पर कई सारे टेलीविज़न फिल्म्स बने हैं, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस बने हैं, यहाँ तक कि पूरा का पूरा एक ओपरा भी बना। ओपरा इज़ अ काइंड ऑफ सॉन्ग बीइंग सेंड इन द वेस्टर्न कल्चर, तो यहाँ तक इसकी डायरी पर ये सारे चीज़ों का निर्माण हुआ है। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और इस डायरी में जो कुछ भी लिखा था वो एक मैच्योर और बहुत ही इंसाइटफुल माइंड का, मतलब जिसका दिमाग बहुत ही खुला हुआ हो या परिपक्व हो, उस तरह के कंटेंट इस डायरी में लिखे थे। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, और डायरी के अंदर ये क्या चीज़ें लिखी थी? जो कुछ भी परीक्षा उन्हें अपने रोज़मर्रा के जीवन में देनी पड़ती थी नाजी ऑक्यूपेशन में, मीन्स द वे हाउ they used to spend their life under that regiment, so that has been described in this diary. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Holocaust क्या है? वो जो नरसंहार हुआ था, जो नाजियों ने ज्यूश को पूरी तरह से ख़त्म करने की जो कोशिश की थी या जो मार डाला था, उसमें से होलोकास्ट विक्टिम्स, उन पीड़ितों में से एनी फ्रैंक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड और फेमस हो गई, वो उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस थी। Let's see, this is Anne Frank's image and what has been given here. This is a photo as I would wish myself to look all the time. ये मेरी एक फ़ोटो है जो मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा ऐसी ही दिखूँ। Then I would, और तब शायद मैं maybe have a chance to come to Hollywood, तो शायद मुझे हॉलीवुड में भी मौका मिल जाए। This was said by Anne Frank in her diary on 10 October 1942. So this was the before you read section for your understanding that who was Anne Frank and what was the history regarding Nazis and Jewish people. So let's see what has been given for us in the from the starting of this chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. So she is saying कि डायरी में लिखना बिल्कुल ही बहुत विचित्र एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा कोई मुझ जैसी लड़की के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिकॉज, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने अभी इससे पहले कभी कुछ लिखा नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. इसलिए नहीं कि मैंने अभी तक कभी कुछ लिखा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरी जो अपना रुचि दिखाए, जो अपने इंटरेस्ट दिखाए एक 13-year-old स्कूल गर्ल की इन म्यूजिंग्स, एंटरटेनिंग बातों को पढ़ने में। ओह वेल इट डज़ नॉट मैटर, और फिर वो सोचती है कि खैर कोई पढ़े चाहे ना पढ़े मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। सो शी सेड कि कोई पढ़े चाहे ना पढ़े मुझे इससे मतलब नहीं है और मैं राइटिंग लिखती रहूँगी। नाउ व्हाट इज शी सेइंग इन नेक्स्ट स्टेंजा? पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। कागज़ में इंसानों से ज़्यादा धैर्य होता है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. और मुझे याद है कि मैंने ये तब कहा था एक आध दिनों में जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रही थी। And was sitting at home with my chin in my hands, और अपने चिन पर अपने हैंड्स को रख करके जब मैं बैठी हुई थी, मीन्स चिन इन माई हैंड्स मीन्स जस्ट इस तरह से बैठना। सो दिस पर्टिकुलर पोस्चर शोज दैट यू आर इन डिप्रेशन। तो ये विचार उसने तब कहा था कि पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है लोगों के तुलना में। बोर्ड एंड लिस्टलेस। लिस्टलेस मीन्स विद नो एनर्जी, कोई ऊर्जा ना होना, कोई थॉट ना होना माइंड में, वेरी एम्प्टी माइंडेड पर्सन। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं ये विचार कर रही थी कि क्या मुझे अंदर रहना चाहिए या मैं बाहर जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और फिर मैं वहीं रही जहाँ पे मैं ब्रूड कर रही थी, जहाँ पे मैं रह रही थी। येस
पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और उसने फाइनली एक कंक्लूजन निकाला कि हाँ, पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रेड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, और उसने ये निर्णय लिया कि चूंकि उसका कहीं भी बाहर जाने का प्लान नहीं है और वो ऐसा कोई भी विचार रख करके प्लान करके इस डायरी को नहीं लिख रही है कि कोई इसे आकर के पढ़े, तब तक ना पढ़े जिसको इस डायरी को तब तक ना पढ़े अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। मीन्स शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग सो दैट एनी वन शुड लेटर ऑन रीड हर थॉट्स एंड make an comment on that. No, she was simply writing with this planning that no one is going to read it until or unless he will find a real friend. जब तक उसे उसका बेस्ट फ्रेंड या सच्चा फ्रेंड नहीं मिल जाता तब तक इस डायरी को कोई नहीं पढ़ेगा। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे फिर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। मैं फिर से अब उसी बात पर आती हूँ कि जिसने डायरी मीन्स पेपर या आउटर वर्ल्ड में मुझे डायरी मैंने डायरी लिखना चुना, मैं उस मुद्दे पर वापस आती हूँ। ऐसा क्यों? आई डोंट हैव अ फ्रेंड, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई मेरा फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे और अपनी बात को थोड़ा बेहतर तरीके से कहने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव, चूँकि कोई ये यकीन ही नहीं मानेगा दैट अ 13-year-old गर्ल, कि एक 13 साल की लड़की इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, दुनिया में पूरी तरह से अकेली है, ये कोई यकीन ही नहीं मानेगा। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरे पास मेरे बहुत ही लविंग पेरेंट्स हैं और एक 16 साल की बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और तकरीबन 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली आंट्स हैं। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। कह रही है कि जिस सरफेस पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ एक चीज़ के, और वो है ट्रू फ्रेंड, सच्चा मित्र। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, और जब भी मैं फ्रेंड्स के बारे में सोचती हूँ या फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ तो सिर्फ एक क्या सोचती रहती हूँ कि वो एक अच्छा पल है, एक गुड टाइम है। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बात करती, सिर्फ नॉर्मली ऑर्डिनरी थिंग्स जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उन्हीं को बात करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और जब मैं अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में रहती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं या हमारा बॉन्ड और मजबूत हो रहा है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इससे उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि हु इज़ बिकमिंग अ रियल फ्रेंड। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, और शायद ये मेरी ही गलती है। कन्फाइड मीन्स अपने पर्सनल सीक्रेट्स या पर्सनल बातों को शेयर करना। तो वो कह रही शायद ये मेरी ही गलती है कि मैं जल्दी अपने पर्सनल चीज़ें एक दूसरे से शेयर नहीं करती, और जब मैं नहीं करती तो शायद अगला भी यही सोच करके ऐसा नहीं करता होगा। इन एनी केस, और किसी भी परिस्थिति में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। किसी भी परिस्थिति में जो सच है वो यही है और वो बदलने वाला नहीं है। दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही ये वजह है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। बिकॉज आई डोंट हैव एनी रियल फ्रेंड्स टू होम आई कैन शेयर माई ओन पर्सनल थाट्स एंड माई सीक्रेट्स, राइट। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, और चूँकि वो जो बेस्ट फ्रेंड का स्लॉट है, रियल फ्रेंड का स्लॉट है, मेरे लाइफ में अभी खाली है, और उसको और इम्पोर्टेंस देने के लिए या उसको और तरह से इन्हेंस करने के लिए इस इमेज को मैंने क्या किया अपनी इमेजिनेशन में। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। मैं इस डायरी में फैक्ट्स नहीं लिखना चाह रही थी अपने लाइफ के। आई जस्ट वांट टू शेयर माई ऑल द थिंग्स जस्ट लाइक आई एम शेयरिंग माई वर्ड्स विद अ क्लोज फ्रेंड। सो आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे कि बहुत लोग करते हैं, सिर्फ इसमें फैक्ट्स लिखते हैं कि आज के दिन ये हुआ या ये नहीं हुआ या इस तरह से होना चाहिए था। तो मैं और लोगों की तरह इसमें फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती थी, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड।
बल्कि मैं क्या चाहती थी कि डायरी मेरी दोस्त रहे, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं अपनी इस डायरी का क्या नाम रखा हूँ? डायरी मीन्स हर रियल फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड, हुज नेम इज किटी. So that is the first part of this particular explanation of this chapter. The remaining part will be discussed in another video. Till then, take care. Bye bye. In case if you are having any issues, feel free to ask me. Thank you.